Welcome all to my YouTube channel Shweta Gupta Chemistry Classes. As in class 12th we are doing this third chapter electrochemistry. So in that today we'll be covering the topic measurement of electrode potential. अगर हमें किसी भी सेल का EMF पता करना है तो हम लोग एक रिलेशन अप्लाई करते हैं. वी यूज़ अ रिलेशन टू फाइंड आउट द EMF ऑफ अ सेल. That is, E cell is equals to E right minus E left. You know very well that E right is the cathode and E left is the anode. This is the electrode potential of the cell. This is the electrode potential of the cathode and this is the electrode potential of the anode. So if you want to find out the electrode potential of cell, then you should know the electrode potential of cathode and the electrode potential of the anode. But children, if you know only one value, then it will not be possible to find out the electrode potential of the cell, because we need both the values for finding out the electrode potential of cell. Therefore it is said that individual EMF can't be measured. अगर आपको अकेले कॉपर का ही पता करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर आपको अकेले जिंक का पता करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो डैनियल सेल का है. इट इज़ ऑफ डैनियल सेल. In Daniel cell, children, zinc electrode was taken as the anode and the copper was taken as the cathode. So these were the two electrodes. अगर आप ये चाहें कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ जिंक का पता करें तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर आप ये सोचो कि आपको सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है अकेले. तो अगर हम इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो उसके लिए इस हाफ सेल के पास कोई और हाफ सेल भी होना ज़रूरी है. जैसे कि हमने जो सेल पोटेंशियल निकाला था वो 2 हाफ सेल्स लेकर निकाला था. इसमें जिंक इलेक्ट्रोड रखा था, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड रखा था. इसमें जिंक सल्फेट रखा था, इसमें कॉपर सल्फेट रखा था. उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था एक सर्किट में. ओके. और यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज लिया था. तो अगर हमको सिर्फ जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है अकेले जिंक का तो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए हमारे पास कॉपर होना ज़रूरी था. अगर आपको कॉपर का पता करना है तो उसके लिए हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अकेले हम लोग इसका या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इंडिविजुअली, और द EMF कैन नॉट बी मेजर्ड फॉर द इंडिविजुअल. सो वाई इट इज़ दैट कि मुझे इसका अकेले का नहीं पता चल सकता है, इसका अकेले का नहीं पता चल सकता है, और अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालना है तो उसके लिए मुझे दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल then it is the difference between the two electrodes, that is E naught cathode minus E naught anode, that is E naught cathode minus E naught anode, and that too is measured with the help of voltmeter. देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था तो उसके लिए आपको कैथोड भी चाहिए और एनोड भी चाहिए. अगर आपके पास सिर्फ कैथोड है और आपको तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो पॉसिबल नहीं है. अगर आपके पास सिर्फ एनोड है और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालना है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होता है वो कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है. तो अगर एक भी वैल्यू नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट
नहीं कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट द if you want to find or if you want to measure the half cell potential, अगर आपको सिर्फ इसका जिंक का सेल पोटेंशियल पता करना है या आपको सिर्फ कॉपर का सेल पोटेंशियल पता करना है, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल सेटअप तैयार करना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड तो वो होता है जिसकी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी वैल्यू मैं अपनी मर्ज़ी से फ़िक्स करती हूँ, जिसकी मैं अपनी मर्ज़ी से एक वैल्यू फ़िक्स करती हूँ और उसमें मैं उसकी वैल्यू 0 फ़िक्स करती हूँ, ताकि जो भी वैल्यू आए वो इस इलेक्ट्रोड के आए, और इसकी तो ऑलरेडी 0 है, और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले में वो 0 वैल्यू पुट कर सकूँ और फाइनली मैं EMF ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकूँ। तो अगर मुझे हाफ सेल पोटेंशियल पता करना है, मतलब अगर मुझे सिर्फ कैथोड एनोड का सेल पोटेंशियल पता करना है, तो उस केस में मैं दूसरा जो दूसरा हाफ सेल लूँगी, वो मैं उसकी आर्बिट्री वैल्यू डिसाइड करूँगी सेल पोटेंशियल की। तो वो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो मैंने मर्ज़ी से ऐसा लिया है जिसका सेल पोटेंशियल 0 है, ताकि जो भी वैल्यू आए वो इसकी आए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो वो जो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग जो पोटेंशियल होता है उसको 0 असाइन करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज़ रिकॉर्डेड इन द वोल्ट मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक इलेक्ट्रोड तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे जिसकी पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, और दूसरे की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जैसे कि जिंक या कॉपर की। तो मैंने जिंक को पहली बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ ले लिया, सेकेंड टाइम मैंने कॉपर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ले लिया, ताकि मुझे जिंक की भी वैल्यू पता चल सके और कॉपर की भी वैल्यू पता चल सके। सो मैंने क्या करा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में, उन्हें पता करा। कैसे? बाय पुटिंग देयर वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके मैंने उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस था उसको पता करा, ताकि मुझे सेल का पोटेंशियल पता चल सके। ओके, सो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लैटिनम solid, H2 gas and H positive ion aqueous. So children, how it looks or what is the reaction in it? The reaction that occurs in standard hydrogen electrode is H positive ion is released, which will take one electron and will change into H2 gas. So generally we represent a standard hydrogen electrode with this platinum. Now children, what is a standard hydrogen electrode and how it is made up of? Firstly, we'll take a container, and in that container we'll take a platinum electrode. A platinum electrode we take. Why we take platinum electrode? Because platinum electrode is inert in nature. It do not react with other elements or the other species which is present or which is to be reduced or to be oxidized, so it do not react with other species which is to be oxidized or to be reduced. It is inert in nature. It provides its surface for oxidation and
रिडक्शन, ये इनर्ट होती है नेचर में। अगर कोई इसके आसपास मेटल या नॉन मेटल है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता करना है, तो ये उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि उसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सके। तो इसको इसीलिए हम लोग इसमें क्या लेते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है, इट इज़ कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। नाउ विल डिप दैट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन 1mH पॉजिटिव आयंस। हमने एक सोल्यूशन ले रखा है 1mH पॉजिटिव आयंस का। हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन में जिसमें 1mH पॉजिटिव का सोल्यूशन है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एट 1 bar pressure. Hydrogen gas is evolved at 1 bar pressure. Here the concentration of both the oxidized and reduced form of hydrogen is maintained at unity. यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 गैस एंड H पॉजिटिव आयन है। तो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म होती है दोनों हाइड्रोजन की, चाहे वो H2 हो चाहे वो H पॉजिटिव आयन हो, उन दोनों का ही कंसंट्रेशन, चाहे वो H2 हो चाहे H पॉजिटिव आयन हो, उन दोनों का ही कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी पे मेंटेन रखते हैं। इन दोनों का ही कंसंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए। व्हाट इज़ दैट, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, उन दोनों का ही कंसंट्रेशन यूनिटी मेंटेन करा जाता है। किस कंडीशन पे, एट 1 bar pressure condition. So this is what exactly standard hydrogen electrode is. Now at 298 K, this is standard temperature. इस टेम्परेचर पे जो EMF होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। एक सेल के EMF को हम लोग मेजर करते हैं। कैसे, मैंने क्या करा, अर्लियर वी वर हैविंग व्हाट चिल्ड्रन, earlier we were having zinc and copper and the electrodes were there, of zinc and copper electrodes were there. So with the help of these two electrodes, the EMF of the cell was calculated using the voltmeter, So in this case we'll take the standard hydrogen electrode as the anode. This is a standard hydrogen electrode as the anode, and we'll take the other one. Like for zinc, I'll take zinc as cathode. Or if I want to find it for copper, then also I'll take standard hydrogen electrode as anode and copper as cathode. So children, whenever we want to find out the electrode potential of any cell, then standard hydrogen electrode is always taken as anode, whose electrode potential is 0, and the other one is taken as cathode, whose electrode will be finding using the formula E cell is equals to E cathode minus E anode. Okay, so this is how we get. So the EMF of cell is E naught cell is equals to E naught R minus E naught left. This is the standard electrode potential of the cell, which we will find at standard condition of temperature, that is 298 K and at 1 bar pressure. E naught cathode is the standard electrode potential of the cathode, and E naught L is the standard electrode potential of the anode. Okay, here we know that of the anode, it is standard hydrogen electrode. The standard electrode potential of the standard hydrogen electrode will be 0 always. So E naught is equals to E naught cathode minus 0. So it will be equal to ER naught, that is
standard electrode potential of the cathode. Now, how we find out the EMF of the cell? In case of Daniell cell, I'll take, children. So, to measure the EMF of the cell, platinum H2 H positive aqueous 1m concentration. Here, children, it is taken as the anode. Anode is always on the left side, and we'll find out for copper electrode, that is Cu2 positive aqueous 1m Cu solid. So the electrode potential of the half cell will be, at cathode there is always gain of electrons, so Cu2 positive plus 2 electron will give you Cu, and here it is coming out to be like E naught cell is equals to E naught R minus E naught L. Okay, so E naught R is, in case of copper, it is 0.34 minus E naught L. Here E naught L is a standard hydrogen electrode having value 0. So E naught cell for this one, copper one, Cu2 positive Cu, it is coming out to be equal to 0.34 volt. So that's what I have written here, 0.34 volt. In the same way, we'll make it for zinc also. Again, in this, the standard hydrogen electrode is taken as the anode, which is represented by this platinum H2 H positive, and zinc is taken as cathode, Zn2 positive Zn. So at cathode it is always gaining of electrons, so Zn2 positive plus 2 electron will form Zn, and the electrode potential that is coming here is equals to minus 0.76 volt. Now children, you can see here that the value of electrode potential of copper is coming out to be positive, that is plus 0.34, and the electrode potential of zinc is coming out to be negative, that is 0.76 volt. So whenever the value of electrode potential is positive, standard electrode potential is positive, then it means that Cu2 positive ions gets more easily reduced than H positive ion. अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसे कि कॉपर के केस में 0.34 पॉजिटिव आया था, तो इसका मतलब ये होता है कि जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं H पॉजिटिव आयंस के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में. और यू कैन सिंपली से दैट कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कॉपर आयन को रिड्यूस कर सकती है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. वही जो जिंक था, जिंक में जो वैल्यू आई थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो नेगेटिव आई थी, दैट इज़ माइनस 0.76 वोल्ट. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आती है, जैसे कि जिंक की आई थी, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है जिंक को. अगर नेगेटिव वैल्यू है तो H पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज कर सकता है जिंक को, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जैसे कि कॉपर की, तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कैन रिड्यूस कॉपर, वो कॉपर को रिड्यूस कर सकता है. अगर नेगेटिव तो ऑक्सीडाइज कर सकता है H पॉजिटिव आयन, और अगर पॉजिटिव तो रिड्यूस कर सकता है H पॉजिटिव आयन. अब हमें दो हाफ सेल की वैल्यूज़ मिली हैं, तो उन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को अगर हम जोड़ दें तो जो जिंक है वो क्या देगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट लेफ्ट इलेक्ट्रोड, और Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर एट द राइट इलेक्ट्रोड. सो इट इज़ द कैथोड एंड इट इज़ द एनोड. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे
एंड जिंक लेफ्ट साइड के दोनों ऐड होंगे और राइट साइड के दोनों ऐड होंगे. तो Zn plus Cu2 positive will give Zn2 positive plus Cu. So the values coming out to be equal to Zn plus Cu2 positive is giving Zn2 positive plus Cu. So EMF of the cell is equal to E naught cell is equal to E naught R minus E naught L. E naught R is the E naught cathode, E naught L is the E naught anode. So cathode was copper. The value of standard electrode potential of copper came out to be 0.34 volt, and the value of standard electrode potential of zinc came out to be minus 0.76. Putting the values in this formula will get the EMF of the Daniell cell equals to 1.10 volt. So children, I just hope this one is clear to you all. You all take care. Thank you and have a nice day.